आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया। वह विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी हैं हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सम्मान्य इंदिरा जी गांधी, जो कि प्रियदर्शनी के नाम से विख्यात रही। आपका जन्म 1917 में हुआ और बाल्यावस्था में आपने अनेक झंझावात झेले, संघर्ष किए, लेकिन कभी वे विचलित नहीं हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपके घर पर ही हुई। पिताजी श्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हर समय अपनी पुत्री की शिक्षा के लिए सजग रहे। उनको स्कूल इस कारण नहीं भेजा गया क्योंकि इनके पिताजी सम्मान्य नेहरू जी एक विशिष्ट राजनीति के व्यक्तित्व के धनी थे और स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत को आज़ाद दिलाने के लिए कटिबद्ध थे। लेकिन कहते हैं कि जिसका विकास होना होता है उसका सभी क्षेत्रों में विकास हो जाता है। सर्वप्रथम तो हम उनके बाल्यावस्था में नाम की ओर दृष्टिपात करें। प्रियदर्शनी यथा नाम तथा गुण की धनी इंदिरा गांधी जन्म से ही नैनाभिराम, चित्ताकर्षक, सुडौल और साथ ही साथ तीखे नैन नक्श वाली थी। सभी को आकर्षित करने वाली थी। वह जिधर भी अपनी मुस्कुराहट देती थी उधर ही लोग आनंद का अनुभव करते थे। प्यार से उनका नाम इंदु था। तो इंदु अर्थात चंद्रमा जिस प्रकार से शीतलता बिखेरता है, शांति देता है, उसी प्रकार इंदिरा जी के जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा उसमें इंदिरा जी एक दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व की धनी होने के नाते अपने क्षेत्र में जो कार्य करती थी वह उसमें सफलता अर्जित करती। वहाँ के व्यक्तियों को शांति और सुख का अनुभव होता था। बाल्यावस्था में इंदिरा जी ने जहाँ स्कूली शिक्षा से वह पृथक रही, वहीं पर बाद में उनके पिताश्री पंडित नेहरू जी ने उनको शांति निकेतन में अध्ययन के लिए भेजा और शांति निकेतन के पश्चात वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भी अध्ययन करने के लिए गई। यद्यपि इंदिरा जी प्रतिभा की धनी थी, दृढ़ संकल्प वाली थी, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट आयाम प्राप्त किए थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वे बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाई। एक सामान्य बालिका के रूप में ही उन्होंने शिक्षा अर्जित की। उसके दो कारण, एक तो उनको जो पारिवारिक माहौल शिक्षा के क्षेत्र में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कारण कि नेहरू जी राजनीतिक जीवन में थे, लोगों का आना जाना बहुत घर पर रहता था, परिणाम स्वरूप वह माहौल अर्जित नहीं कर पाए। और जब वह शांति निकेतन में अध्ययन करने के लिए गई तो उनका एक दुर्भाग्य ये रहा कि इधर तो अंग्रेजों ने नेहरू जी को जेल में बंद कर दिया और वहाँ उनको समाचार प्राप्त होते हैं कि उनकी धर्म पत्नी कमला जी अत्यधिक अस्वस्थ है। नेहरू जी को चिंता हुई और नेहरू जी ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए रविंद्रनाथ जी टैगोर को एक पत्र शांति निकेतन में भेजा। वो नहीं चाहते थे कि शिक्षा के कारण पुत्री अपनी माँ से दूर रहे, अतः उन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी कमला जी अस्वस्थ है, उनकी देख रेख के लिए मेरी पुत्री इंदिरा को आप भेज दीजिए। इंदिरा जी आई, अपने माता की देखभाल करने लगी। जब उन्होंने देखा कि उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है तो वह अपनी माता को चिकित्सा के लिए जापान लेकर चली गई। 4 माह के पश्चात नेहरू जी जब जेल की सीकचों से बाहर आते हैं, सर्वप्रथम वह अपनी पत्नी की देखभाल के लिए जापान गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट हो रही है तो वह स्विट्जरलैंड लेकर गए। लेकिन 1 साल के अंदर ही इंदिरा जी की बीमारी
माँ की देखभाल करने में लगी रही, लेकिन उस देखभाल में भी वह अपनी माता की रुग्णता को रोक नहीं पाई और शनै शनै उनकी बीमारी बढ़ती गई और 1 साल के अंतराल में उनकी माता श्री कमला जी, जब इंदिरा जी 19 साल की वय में थी, काल क्वलित हो गई। एक पुत्री के सिर से माता का एकाएक चला जाना, ऐसा उनको लगने लगा कि उनका मकान बिना छत का हो गया है। वह अवसाद की स्थिति में रहने लगी। पिता नेहरू जी ने जब ये देखा कि उनकी पुत्री अवसाद की स्थिति में रह रही है, तो वह अपनी पुत्री को एक नया माहौल देने के लिए और वह अपनी माता की अवसाद को भूले, इससे उभरे, उनको विदेश में घुमाने लगे। उसके पश्चात वे जब भारत आए तो देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जो जकड़ा हुआ था वह स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। इस अवधि तक इंदिरा जी की जो देखभाल थी उनके नाना मोतीलाल जी नेहरू ने की, दादा मोतीलाल जी नेहरू ने की, और दादा के पद चिन्हों पर चल कर के इंदिरा जी ने राजनीतिक जीवन में अपने कुछ नए आयामों को स्थापित किया। मैं यह कहना चाहूँगी, उल्लेख करना चाहूँगी कि एक तरफ वह बालिका जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य बालिका रही, वहीं पर उस बालिका ने जो अपनी पहचान बनाई, अपने पिता और दादा के नाम से नहीं बनाई, अपने स्वयं के गुणों के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में जो आहट रखी, उन्होंने जो कदम रखे, उन कदमों की शक्ति, सूझबूझ और नीर चीर विवेकी होने के कारण उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी पहचान बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपने राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे, दुर्भाग्यवश उनको लकवे की बीमारी हो गई। शारीरिक रूप से वह असक्षम हो गए, लेकिन उनकी जो दृढ़ नीतियां थी, उस दृढ़ नीतियों के कारण उनको प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाया गया और वे प्रधानमंत्री पर रहे, लेकिन कांग्रेस में कुछ शिथिलता आने लगी। नेहरू जी का देहावसान हो गया। उसके पश्चात इंदिरा जी को राजनीतिक क्षेत्र में सन 55 में ही उन्होंने अपने चरण रख लिए थे पूर्णतया, और वहाँ से उनके जीवन का एक नया अध्याय विशेष रूप से प्रारंभ हुआ कि वह राजनीति क्षेत्र में 55 में इंदिरा जी ने गांधी का परामर्श को ध्यान करते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में 57 में उन्होंने चुनाव में पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के साथ कांग्रेसी उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जब उनको दी गई, इंदिरा जी ने अपनी प्रतिभा, सूझबूझ, नीरचीर विवेकी होने के कारण उसको बखूबी से निभाया। यहीं पर इंदिरा जी के व्यक्तित्व का दिग्दर्शन हुआ, उनकी प्रतिभा का पता चला। राजनीतिक क्षेत्र में वह कितना हस्तक्षेप कर सकेंगी, किस प्रकार से नए आयाम उपस्थित कर सकेंगी, इस सब का परीक्षण काल वो हो चुका था। नेहरू जी के देहावसान के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने काल में इंदिरा जी को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया। इंदिरा जी ने उसका बखूबी से निर्वाह किया। यहाँ ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आज हम मीडिया की जो स्थिति देख रहे हैं कि क्षण भर में पूरे देश में समाचार पहुंच जाते हैं, तत्कालीन भारत में यह स्थिति नहीं थी। दूरदर्शन इत्यादि नहीं थे, इधर हम देखें कि व्हाट्सएप इत्यादि, मोबाइल इत्यादि नहीं थे, दूरभाष पर भी बहुत मुश्किल से बात हो सकती थी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय में इंदिरा जी के पास रेडियो में आकाशवाणी का जो क्षेत्र था वह बहुत बड़ा मीडिया की भूमिका अदा कर रहा था। इंदिरा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों में आमूलचूल परिवर्तन किया। एक बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए किस किस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए उनको उन्होंने परिवर्तित करते हुए नया दिशा निर्देश दिया। इतना ही नहीं,
कहते हैं कि संकट काल में व्यक्ति की परीक्षा होती है कि वह कितना तो धैर्य रखता है और किस प्रकार से अपने सूझबूझ से संकट से ऊपर उठ सकता है। ऐसा ही घटित हुआ इंदिरा जी के जीवन में। इंदिरा जी सन 1965 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस समय उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका रखी। युद्ध के क्षेत्र में उन्होंने जो भी योद्धा थे स्वयं जाकर के उनको संभाला और मीडिया अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से जनता में एक इतनी स्फूर्ति उत्पन्न की, देशभक्ति की भावना जागृत की और आगे चलने के लिए प्रेरित किया कि जहां लोग बिखरे हुए थे सब सिमट गए और अपने तन मन धन को न्यौछावर करके युद्ध में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू की। इतना ही नहीं, स्वयं इंदिरा जी ने जो देश की जनता को एक संबोधन दिया, नाम दिया, उस देश की जनता के साथ स्वयं लगी। यहाँ तक कि कश्मीर में जाकर योद्धाओं को जो उन्होंने संभाला, उससे योद्धाओं के मनोबल में वृद्धि हुई और वे इंदिरा जी के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक नई शक्ति अपने अंदर लेते हुए युद्ध की भूमिका में उन्होंने योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये एक राजनीतिक जीवन उनका रहा, लेकिन इधर फिरोज गांधी के साथ इंदिरा जी का विवाह हुआ। इंदिरा जी स्वतंत्र भारत की सन 66 से 77 तक 3 बार प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनकर के उन्होंने भारत के विकास के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए, अनेक ऐसे निर्णय लिए जो कि आज भी अपने विशिष्ट महत्व को लिए हुए है। कुछ कारण ऐसे घटित हुए कि उनको सन 75 में 21 माह के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। जब उन्होंने ये घोषणा की, एक तरफ विपक्ष की धराशायी होने लगा, जेल भरो आंदोलन भी हुए और दूसरी तरफ लोगों के जो अधिकार थे वह समाप्त प्राय हो गए, जिसके कारण लोगों में इंदिरा जी के प्रति आस्था में थोड़ी कमी भी आने लगी। लेकिन कई लोग उनकी महिला सशक्ति को देख करके, उनके उद्देश्य को देख करके उनके प्रति समर्पित रहे और उनसे विलग नहीं हुए। लेकिन सन 80 में पार्टी को पराजय प्राप्त हुई, लेकिन पुनः इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री जो बनकर आई, वह हमें एक संदेश देता है कि हमें जीवन में हारा हुआ पथिक नहीं बनना है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो काम करने की लगन है और जो हमारा सोच है, उसको सकारात्मक सोच के साथ रख करके हम यदि आगे बढ़ेंगे तो यदि किसी भी कारण से हमने पराजय को प्राप्त किया है, वह हमारी पराजय नहीं रहेगी, वह हमारी पराजय पुनः जय में बदल जाएगी। ऐसा ही इंदिरा जी के जीवन में हमें एक संकेत मिला, जीवन से हमें प्रेरणा मिली। सन 84 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थी। देश विकास की अग्रधारा में जुड़ रहा था, नित नए आयाम उपस्थित हो रहे थे और जहां विघटनकारी शक्तियां थी, आतंकवादी शक्तियां थी, इंदिरा जी ने उनको भी धराशायी करने का प्रयत्न किया और कहीं कहीं वे शक्तियां समाप्त भी हुई, शांति का साम्राज्य भी होने लगा। लेकिन एक बहुत अनहोनी घटना हम सबके को देखने को मिली, वो ये रही कि उन्हीं के ही अंगरक्षकों ने इंदिरा जी की हत्या कर दी। अंगरक्षक यदि भक्षक बन जाए तो उससे अधिक दुर्भाग्य क्या हो सकता है। होने को यही मंजूर था और जहां इंदिरा जी का पार्थिव देह अस्त हुई, लेकिन उनकी जो यशस्वी शरीर है वो आज भी हमारे मध्य है। जैसे ही इंदिरा जी के देहावसान के समाचार सर्वत्र फैले, सब तरफ शोक की लहर उपस्थित हो गई और एक नारी उत्थान का अध्याय
समाप्त प्राय हुआ। और हम ये देख भी रहे हैं कि उनके पश्चात आज तक भारत में कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन पाई है। यद्यपि उनके आदर्श हमारे बीच में हैं, उनका चिरंतन सत्य हमारे बीच में है, उनके करणीय कार्य हमारे बीच में हैं। उन्होंने जिस जुझारू व्यक्तित्व के धनी होकर के अपने देश को नई ऊंचाइयों की ओर जो लेकर गईं, वो भी हमारे मध्य है। आवश्यकता इस बात की है उनके गुणों को आत्मसात करते हुए हम एक निर्भीक योद्धा की भांति देश की रक्षा के लिए, आतंकवाद के निवारण के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और देश में एकता, समन्वय, सामाजिकता और सहिष्णुता स्थापित करने के लिए यदि अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमारे लिए हमारे देश की प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम ये कह सकेंगे कि हमने एक महिला शक्ति को वंदन किया है, हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री को नमन किया है, जो कि देश के लिए ही जिन्होंने अपनी देह का उत्सर्जन किया, न्यौछावर किया और उसके पश्चात भी उनका परिवार देश के विकास में रत है। तो ऐसी महिला प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी उनके यशस्वी जीवन से जो भी पाथेय ग्रहण कर रहे हैं, उस पाथेय ग्रहण को अंगीकार करते हुए आगे चले। आज यद्यपि उनका पार्थिव देह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो यशस्वी देह है हमारे मध्य, उसको नमन, वंदन। जय भारत।